नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 का ज्योग्राफी बुक से चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट सीधे चलते हैं पढ़ाई पे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी बहुत जल्दी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आप यहाँ पर बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एक नाम का चैप्टर है। यहाँ पर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको, रिसोर्स क्या होता है। देखिए रिसोर्स, जैसा कि जानते हैं कि दुनिया में जितने भी चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे चीज रिसोर्स है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग, हालांकि ये रिसोर्स वाले चैप्टर जो है ये आप क्लास 8 में भी पढ़ के आ चुके होंगे कि रिसोर्स क्या है नहीं है। लेकिन उसी रिसोर्स को हम यदि इसको डेवलपमेंट के साथ में जोड़ देते हैं, उसका किस तरह से किस उपयोग कर पाए, तो इसे हम लोग बेसिकली कहते हैं, इससे हमारा क्या होता है, एक विकास भी होता है, हमारा देश आगे बढ़ता है। तो ये चैप्टर हम लोग बेसिकली रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में यही चीज पढ़ने वाले। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या चीज है यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज रिसोर्स। सबसे पहले ये जानना है कि रिसोर्स होता क्या है, क्या होता है रिसोर्स। रिसोर्स को हिंदी में बोलते हैं संसाधन। तो रिसोर्स होता क्या है, चलिए ये चीज जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एवरीथिंग अवेलेबल इनटू द आवर एनवायरमेंट व्हिच कैन बी द यूज्ड टू द सैटिस्फाई आवर नीड्स। जैसा कि हमने आपको कहा कि दुनिया में जितने भी चीज है, आपके एटमॉस्फेयर में जितने भी चीज है, आसपास में जितने भी चीज है, वो सारे आपके लिए क्या है, एनवायरमेंट के जितने भी चीज है वो सब आपके रिसोर्स है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि वो आपकी नीड्स को, आपकी जरूरतें को पूरी कर रही हो तभी वो रिसोर्स है, अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं है। ये याद रखिएगा। दुनिया में बहुत सारे चीज पड़े हुए हैं, लेकिन ठीक है, मान लीजिए कि समुद्र में भी बहुत सारे चीज पड़े हैं, लेकिन वो आपकी जरूरतें को पूरी कर रहा है तो वो रिसोर्स है, और यदि आपकी जरूरतें को पूरी नहीं कर रहा है तो वो रिसोर्स नहीं है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी द यूज टू द सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी जरूरतें को पूरा कर रहा है। ठीक है, इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। लेकिन आप याद रखिएगा इसके लिए तीन चीज यहाँ पर क्या बोला गया है, ये चीज भी आप देख लीजिए यहाँ पर कि साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल जो है, टेक्नोलॉजिकली ये एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अब ये तीन चीज यहाँ पर बोला गया है कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स के लिए एक टर्म एंड कंडीशन, तीन चीज रखा गया है। पहला नंबर पे क्या यहाँ पर बोला गया है कि टेक्नोलॉजिकली जो है वो क्या होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए, और दूसरा इकोनॉमिकल फिजिबल भी होना चाहिए, और साथ ही साथ कल्चरल एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। यानी आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिकल फिजिबल मतलब जो है वो कहीं बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए रिसोर्स, है ना, जो भी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और उसको समाज कहीं ना कहीं मान्यता दे रहा हो, समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा हो। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देके हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको पेट्रोल निकालना है, तो पेट्रोल निकालने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि आप किस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे जिससे क्या हो पाएगा, उस चीज को आप रिसोर्स को निकाल पाएंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब इकोनॉमिकली फिजिबल, अब देखिए मान लीजिए दोस्त कि यहाँ पर आपको, मान लीजिए 1 लाख रुपीज है ना, 1 लाख रुपीज में आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, तो क्या आप वो पेट्रोल ले पाएंगे? आपको लगता है कि 1 लाख रुपया में 1 लाख पेट्रोल, है ना, 1 लाख रुपया में 1 लीटर पेट्रोल आप खरीदेंगे? तो क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है? आप जिस पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहेंगे वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो वो फिर आपके लिए रिसोर्स नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब क्या है। और आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल। आजकल देख रहे होंगे हमारे सोसाइटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इसको हर जगह प्रमोट किया जा रहा है। जैसे आपका समाज, आपका सोसाइटी, देश, हर कोई लोग अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ भागना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको समाज ने मतलब क्या कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जिससे समाज को कोई खतरा ना हो, है ना, और जो मतलब महंगा ना हो, और टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। तो कहने का मतलब इस टर्म एंड कंडीशन में आप इसको बेसिकली रिसोर्स कहेंगे। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पर एक पिक्चर्स यहाँ दिखाया गया है, आप देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है कि फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। इस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर एक हमको दिख रहा है पिक्चर्स। चलिए इस पिक्चर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नेचर आपको दिखाया जा रहा है, नेचर, और यहाँ पर है कि टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर है इंस्टीट्यूशन, यानी ह्यूमन बींग्स यहाँ बीच में है कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया आपको, ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल करते हैं नेचर में, और नेचर में फिर इसको एक क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट करते हैं, और इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट करने से क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारे पास में पैसा आने लगता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो चलिए वापस से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट, यहाँ पर नेचर में आपको दिख रहा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी दिख रहा होगा, जैसा कि हमने आपको पिक्चर्स में दिखा है। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि इंस्टीट्यूशन भी आप देख पा रहे होंगे, है ना, इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या है, इंटरडिपेंड्स है, रिलेशनशिप बिटवीन टू द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। जैसा कि हमने बताया कि ये जो नेचर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, ये इंसान बीच में है। इंसान क्या करता है, इस जो है नेचर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस नेचर में क्या करता है, इंस्टीट्यूशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेवलप करने लगता है। आई होप कि ये चीज भी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर ये चीज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बताना चाह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स इनटू द इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो है अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इनटू द इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। हमने आपको पहले ही बताया कि ये क्या करते हैं, नेचर में जितने भी चीज है उसका टेक्नोलॉजी के सहारे क्या करते हैं, उस चीज को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल को बहुत अच्छे से बढ़ा लेते हैं, और इससे क्या होता है, फिर वो इंस्टीट्यूशन जैसे टाटा स्टील है मान लीजिए, है ना, टाटा स्टील को क्या करते हैं, उन लोग एक इंस्टीट्यूशन हो गया, और फिर वहां से फिर क्या होता है, एक जनरेट होता है क्या, धन, पैसा जनरेट होता है, और उस पैसे का इस्तेमाल जो है फिर जो है देश के लिए, तरक्की के लिए डेवलपमेंट किया जाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स क्या करता है, इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू आउट टू द टेक्नोलॉजी। तो अब ये चीज आपको समझ पाएगा कि ये जो इंसान है, इंसान ह्यूमन बींग्स है ना, ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, किसके साथ में, नेचर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, जब तक उनके पास में क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ क्रिएट द इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद वो क्या बना लेते हैं, एक इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था, ठीक है, एक संस्थान बना लेते हैं, और जिससे क्या हो जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगता है, उस देश का फिर क्या होने लगता है, तरक्की। क्यों वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन आ जाने से आप जैसा कि जानते हैं वहां पर पैसा आने लगेगा, धन आने लगेगा, तो वो चीज भी डेवलप होने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला जाता है कि यहाँ पर डू यू थिंक दैट द रिसोर्स आज टू द फ्री ऑफ गिफ्ट्स, क्या आपको लगता है कि ये जो रिसोर्स है वो हम लोग के द्वारा जो है, मतलब भगवान के द्वारा एक गिफ्ट में दिया गया है, रिसोर्स जो भी संसाधन है। आप देखेंगे यहाँ पर बोलते हैं ऑफ कोर्स दे आर नॉट, ये बिल्कुल बात गलत है कि आपको कोई भी मतलब जो है गिफ्ट नहीं मिला है भगवान की तरफ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर बोला जाता है कि ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर टू द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ टू द रिसोर्सेस। जैसा कि जानते हैं कि आप कोई भी हो, जैसा मतलब आप इंसान भी क्या है, इंसान भी एक तरह का क्या है बेटा, एक रिसोर्स है, ये याद रखिएगा, इंसान भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है। आप कहेंगे कि कैसे रिसोर्स है, देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि रिसोर्स होने के लिए क्या चीज, क्या डेफिनेशन क्या बोलता है कि एवरीथिंग आवर सराउंडिंग इज रिसोर्स। दुनिया में जितने भी सारे चीज है बेटा, वो सब रिसोर्स है। लेकिन याद रखिएगा कि जब उसको इस्तेमाल करने वाला कौन होना चाहिए, इंसान ही होना चाहिए। अब मान लीजिए इंसान उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, बात समझिए आपके इस पृथ्वी पर मान लीजिए ऑडी रखा है, BMW रखा है, बहुत अलग अलग तरह का बहुत सारे चीज रखे हुए हैं, ठीक है, टीवी है, फ्रिज है, बहुत सारे चीज है। लेकिन मान लीजिए कि उसको इस्तेमाल करने वाला ही नहीं है, तो क्या आप वो लगता है कि वो रिसोर्स है? नहीं। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि इंसान भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है, क्योंकि इंसान ही उसको क्या कर रहा है, उसको यूज करके उसका एक वैल्यू जो है बना रहा है। आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो रिसोर्स ये भी समझा दिया हमने कि ह्यूमन बींग्स themselves are to the essential components of resource. अच्छा, they transform material available in our environment into the resource, है ना, and use them. मैंने आपको वही चीज बताया कि ये क्या होता है, ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि उसमें कुछ बदलाव करते हैं, या फिर उसमें कुछ उसको इस्तेमाल करना सीखते हैं, है ना। तो वो इंसान ही है जो उसको क्या कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं। आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे।
ठीक है, यहां तक में कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज है कंपोनेंट, दे ट्रांसफॉर्म द मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू द रिसोर्स। तो वो क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं मटेरियल को अवेलेबल इन आवर जो भी एनवायरमेंट रिसोर्स एंड यूज देम, और उसको ही क्या करते हैं इंसान, उसको यूज भी करते हैं साथ ही साथ। ठीक है, उसके बिना यदि मान लीजिए इंसान नहीं रहेगा तो मैंने क्या बताया कि उस चीज का इस्तेमाल फिर नहीं कर पाएगा, तो वो फिर सामान ऐसे ही धड़ल्ले से पड़े रहेगा जिसका कोई इस्तेमाल फिर हो नहीं पाएगा। आई होप कि ये चीज समझ पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या बोला जाता है कि दिस रिसोर्स कैन बी द क्लासिफाई इनटू द फॉलोइंग वे। अब यहाँ पर इस रिसोर्स को आप जैसा कि जानते हैं, इस रिसोर्स को जो है, इस रिसोर्स को 3-4 कैटेगरीज में बांटा गया है। हम फटाफट से आपको बता देते हैं। एक नंबर पे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक नंबर पे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू द ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर बांटा गया है, एक बायोटिक और दूसरा क्या है, अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, लिविंग थिंग्स, अबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसमें क्या आता है, एक रिन्यूएबल भी आएगा और एक नॉन रिन्यूएबल भी आएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो खत्म होने के बाद भी जो है बार बार रिन्यूएबल हो सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एक बार खत्म हो जाता है तो फिर से उसको बनने में लाखों और हजारों साल, मिलियंस ईयर्स लगभग लग जाते हैं, जिसमें पेट्रोलियम, डीजल ये सब आप सुनते होंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ टू द ओनरशिप, यानी मालिकाना हक के आधार पर इसको भी जो है 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो आप जान सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल्स, ठीक है, दूसरा क्या आता है कम्युनिटी, तीसरा आता है नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल्स मतलब होता है कि देखिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका, जैसे कार आपका हो सकता है, बंगला आपका हो सकता है, किताब आपका हो सकता है, ये टीवी हमारा हो सकता है। तो इंडिविजुअल के आधार पर ये रिसोर्स क्या है, ये सिर्फ मेरा रिसोर्स है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह से आपका यदि कार होगा तो वो सिर्फ आपका है, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। कम्युनिटी मतलब होता है पूरे समुदाय का, कम्युनिटी मतलब होता है पूरे समुदाय का यानी समाज का, यानी आप जितने भी देखते होंगे पब्लिक पार्क, ठीक है, पब्लिक पार्क सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ आपका नहीं है, पब्लिक पार्क सारे लोगों का है, कम्युनिटी का। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ पा रहे हैं। प्लेग्राउंड हुआ, ठीक है, जितने भी चीज है, आई होप ये भी समझ गए होंगे। नेशनल रिसोर्स, दुनिया में जितने भी चीज, मतलब देश में जितने भी रिसोर्स है वो सब क्या है, नेशनल रिसोर्स में है। और इवन आपका भी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, नेशनल रिसोर्स में आता है। यदि सरकार चाहे तो उसको कभी भी क्या कर सकती है, ले सकती है, हाँ, लेकिन बदले में उसको आपको जो उसका कंपनसेशन होता है वो गवर्नमेंट आपको देती है। बाकी इंटरनेशनल रिसोर्स भी आप समझते होंगे, और ये इंटरनेशनल रिसोर्स वैसा रिसोर्स जिसमें जो है 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जो है वो पूरे देश का उसमें हक रहता है ना, तो वो उसको बेसिकली बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो आई होप कि ये चीज भी आप समझ गए होंगे, मैंने यहां तक बता दिया तो ये चीज आपको समझ गए होंगे कि इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इंसान यदि नहीं रहा तो कोई भी रिसोर्स का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। अभी गाड़ी ऐसे ही पड़ा रहेगा लेकिन उस गाड़ी को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा जब तक कि आप नहीं रहेंगे, इसीलिए बोलते हैं जान है तो जहान है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक पिक्चर्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिसोर्स का। देखिए इसमें यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर यार क्या बोला गया, देखिए नेचुरल लेवल पे देखा जाए तो रिसोर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक नेचुरल और एक क्या है, ह्यूमन बीइंग्स। नेचुरल में देखिए एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जैसा कि हमने आपको बताया कि रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल को भी बांटा गया है यहाँ पर। ठीक है, कंटिन्यूस यहाँ पर जानते हैं कि विंड है, वाटर है, मतलब आप जितना भी खर्चा कर लीजिए वो खत्म नहीं होने वाला है। और एक बायोलॉजिकल है जिसमें नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। अच्छा, इसी चीज को हम लोग दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल में आप देखते हैं एक रिसाइकलेबल है और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकल मैंने बताया आपको कि वो रिसाइकल होकर फिर वापस बन सकता है, जैसे यहाँ पर मेटल्स है, और यहाँ पर नॉन रिसाइकलेबल में फसल्स फ्यूल है। ह्यूमन में आप जानते ही होंगे, है ना, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज। तो बस यही चीज है, इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे करते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा भाई। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट एंड रिसोर्स के बारे में। भैया डेवलपमेंट एंड रिसोर्स क्या, चलिए डेवलपमेंट एंड रिसोर्स। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, और रिसोर्स मतलब जैसा कि हमने आपको बताया कि संसाधन। भैया संसाधन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात बताइए, उसको हम बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे भाई। तो डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए कि डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना, किस तरह से उस चीज को, रिसोर्स को आप डेवलप करेंगे। तो बोलता है कि रिसोर्स जैसा कि जानते हैं आर द वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। जैसा कि जानते हैं कि एक रिसोर्स जो है इंसान की सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। बिना रिसोर्स के आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। जैसे मैं, आप बोलिए कि कैसे रह पाएंगे। जैसे कि जानते हैं कि आपके पास में मान लीजिए पानी है, पानी,
ठीक है, अब मान लीजिए कि पानी नहीं रहा तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पानी मेरे लिए बहुत क्या है, पानी मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पानी मेरे लिए क्या है? रिसोर्स। लेकिन पानी ठीक है, लेकिन इस पानी को कैसे जो है इस्तेमाल करेंगे वो सब चीज भी हम लोग देखते हैं। तो रिसोर्स आर टू द वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज टू द मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये हमारे जो जीवन की गुणवत्ता है ना, उसको बहुत ही ज्यादा क्या करता है? हाई लेवल थोड़ा सा करता है ना। हम लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं यदि वो हमारे पास रिसोर्स रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये भी आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एक रिसोर्स है गाड़ी, कार या बाइक। अब यदि बाइक नहीं होता तो क्या होता? अब बाइक नहीं होता तो सर हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रहता वो क्या होता? थोड़ा अच्छा नहीं होता, आपको पैदल जाना पड़ता कहीं भी। लेकिन गाड़ी है तो आप आराम से क्या कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पे आ रहा होगा। तो इट वाज टू द बिलीव दैट टू द रिसोर्स आर टू द फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। तो बहुत लोग को ऐसा लगता होगा कि भैया रिसोर्स जो है ना भगवान ने आपको फ्री में गिफ्ट कर दिया, जैसा कि हमने बताया था आपको कि नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये चीज है, ह्यूमन बींग्स आर यूज देम, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज टू बी रिलेटेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इंसान क्या कर रहा है, इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे क्या लग रहा है, उसे ये लग रहा है कि भगवान का दिया हुआ यही गिफ्ट है, इसको जितना इस्तेमाल करना है कर लो। पर देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, ये चीज देखिए। सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट में यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का क्या हो रहा है, जो रिसोर्स बढ़ना चाहिए वो अब क्या हो रहा है मेरे दोस्त, रिसोर्स अब घट रहा है। अब घट क्यों रहा है ये जानिए सर, क्योंकि सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स। मतलब आप ऐसा समझिए कि कुछ जो लालची लोग थे वो क्या करने लगे, रिसोर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगे अपने चाहत के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए वो एकदम जम के इस्तेमाल करने लगे। कुछ लालची लोग जो सेटिस्फाई था वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज्यादा ग्रीडी मतलब यहाँ पर होता है लालची, वो अपनी मतलब बोलते हैं ना कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अपनी जो लालच में क्या होने लगा, रिसोर्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने लगा, कोयला बहुत ज्यादा निकालने लगा, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत सारा करने लगा, इसीलिए क्या होने लगा, रिसोर्स का बहुत ही ज्यादा डिप्लेशन होने लगा। दूसरा में क्या बोलता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्स इन द फ्यू हैंड्स। आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो रिसोर्स है ना, ये रिसोर्स कहीं ना कहीं अमीर और गरीब को खाई, बीच में खाई बना के रख दिया है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए ये जो रिसोर्स है ना वो कुछ फ्यू हैंड्स में आ गया है। कुछ फ्यू हैंड्स मतलब पता है, ये जो चंद लोगों के बीच में ये चंद लोगों के हाथ में ये रिसोर्स आ गया है। अब देखिए रिसोर्स में क्या है, अब देखिए रिसोर्स हमने पहले ही बताया कि भाई जिसके पास में ज्यादा पैसा होगा वो क्या करेगा, वो ज्यादा रिसोर्स को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, है ना। जो लालची लोग होते हैं जब ज्यादा से ज्यादा, अब भर दिन आप जो है कार चला रहे हैं, पेट्रोल का जबरदस्त तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे क्या होने लगा, इससे क्या होने लगा ये चीज देखिए यहाँ पर बोलता है कि डिवाइड द सोसाइटी इनटू द टू सेगमेंट्स। मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या कर रहा है सर, डिवाइड कर रहा है सोसाइटी को दो ग्रुप में। कौन है, पहला एक रिच है और दूसरा क्या है, पुअर है। कैसे, यानी आप क्या हो रहा है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो तो बहुत ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन उमीन खरीद ले रहे हैं, बहुत सारा खरीद ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, एक अमीर और एक गरीब का खाई क्रिएट हो जा रहा है, दो ग्रुप्स में सोसाइटी बढ़ जा रहा है। तो आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप कि रिसोर्स का किस तरह से अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। अब क्या बोलता है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोरेशन रिसोर्स हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। और ये इनडिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है, ये जो कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, जिससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल इकोलॉजिकल जो है, ग्लोबल तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का भी इशू देखने को मिल रहा है। ओजोन लेयर आप जान रहे हैं कि ये आजकल बहुत ज्यादा समस्या में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी आप जान ही रहे होंगे, एकदम इतना गाड़ी उड़ी चल रहा है। दिल्ली में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि दिल्ली में कितना इसका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देखने को मिलता है ना। लैंड डिग्रेडेशन, तो कहने का मतलब जहां जहां इधर उधर गंदगी फेंक रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से इतना इस्तेमाल ही कर रहे हैं ताकि बहुत कचरा क्रिएट हो जा रहा है, हम लोग अपने एटमोस्फियर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब ही है कि अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करना से। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था, इसको बहुत ही एक सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर आपने ये चीज देख लिया होगा कि पॉल्यूशन डिग्रेडेशन भी होने लगा। हाँ, ये चीज, एक चीज और देख लेते हैं। तो an equitable distribution of the resource has become to the essential for to the sustained quality of the life of the global peace।
देखिए, यदि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि आप जैसे बताएं कि हमने बताया आपको कि लोग क्या कर रहे हैं, अमीर लोग ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब यदि अमीर लोग ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे तो इससे क्या होगा, इक्वालिटी नहीं होगा। तो अनइक्वलिटी अनइक्वल जो है, ये अनइक्वल तरीके से यदि आप इस चीज को मेंटेन कर पा रहे हैं तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसको यहां पर अनइक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स हैज बिकम टू द एसेंशियल फॉर टू द सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब आपको लग रहा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ना, ये लग रहा होगा आपको। लेकिन इससे पहले ये समझिए कि एक यदि आप बहुत अच्छे तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, है ना, इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो इससे क्या होगा, एक ग्लोबल पीस आएगा। ग्लोबल पीस मतलब होगा वैश्विक शांति, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे देश में क्या रहेगा, जो है एक शांति रहेगा, ग्लोबल पीस रहेगा, किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, अमीर गरीब की वो जो है खाई है वो क्रिएट नहीं होगा। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड, जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान समय में जो ट्रेंड चल रहा है, करंट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, जैसा कि रिसोर्स को डिप्लेशन करने का बाय द फ्यू इंडिविजुअल्स एंड द कंट्रीज जो है कंटिन्यूस, द फ्यूचर आवर प्लेनेट इज द डेंजर। याद रखिए ये कि एनसीईआरटी में बोला गया, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि जो ट्रेंड चल रहा है अभी के दौर में, जो कंटिन्यूस आप जो है इसका इस्तेमाल दबा के कर रहे हैं, जो फ्यू इंडिविजुअल्स जिसके हाथ में रिसोर्स है, जो बहुत ही ज्यादा तरीके से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, रिसोर्स को, जैसे ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर यानी हमारा जो भविष्य है, जो हमारे प्लेनेट का, पृथ्वी संकट में घिर जाएगी। याद रखिएगा, पृथ्वी में बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर द रिसोर्स प्लानिंग इज द एसेंशियल। तो इसका मतलब क्या है सर, रिसोर्स का प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। रिसोर्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना है। रिसोर्स प्लानिंग इज द एसेंशियल फॉर टू द सस्टेनेबल एक्सेस फॉर टू द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिससे सारे लोगों का क्या हो पाए, सस्टेनेबल जो है वो गोल भी अचीवमेंट हो पाए। अब आपको लग रहा होगा कि ये सस्टेनेबल जो है, ये डेवलपमेंट क्या चीज है, ये चीज भी बता दीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक, तो आई होप कि ये चीज समझ पा रहे होंगे कि रिसोर्स का क्या करना है, बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना है ना। सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर जाके बहुत अच्छा कुछ बात बन पाएगा। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यहां पर यदि बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां पर देखिए ये डेवलपमेंट क्या है, ये बोलता है कि देखिए आप जो भी, यदि आपकी जरूरत की सामान है तो आप जरूरत कीजिए, है ना। आपका यदि जरूरत, जैसे लग रहा है कि आपका वो पानी बहुत आपका जरूरत है, आप उसके बिना आप नहीं रह सकते, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरीके से कीजिए कि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो भी उसका सही से इस्तेमाल कर पाए। अब ये नहीं कि पानी को एकदम बर्बाद ही कर रहे हैं, या डीजल पेट्रोल, आपको कहीं जाना है मान लीजिए, तो आप जा रहे हैं तो पैदल ही जा रहे हैं, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। मतलब आप गाड़ी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको जहां लग रहा है कि पैदल से भी काम चलने वाला है तो आप वहां पैदल चल जाइए, ताकि थोड़े थोड़े सा पेट्रोल और फ्यूल जो हम लोग इस्तेमाल को उसको थोड़ा सा कम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी जो है उसको इस्तेमाल कर पाएगी। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका मीन्स होता है डेवलपमेंट शुड बी द टेक प्लेस विदाउट द डैमेजिंग द एनवायरमेंट। मतलब आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं कीजिए, लेकिन डैमेज मत कीजिए एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाइए। आप इस्तेमाल करिए पर पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाइए। एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट टू द कंप्रोमाइज विथ नीड्स। मतलब कहने का मतलब वही चीज होता है, आप अपने कंप्रोमाइज मत कीजिए, आपका जो जरूरत है वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हाँ शर्त दो चीज है कि आप एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाइए, और दूसरा क्या है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या करिए, आप थोड़ा सा सेव करके रखिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी आपके इस्तेमाल कर पाए। आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ऐसा नहीं कि भाई पानी नहीं पीना है, फ्यूचर वाले के लिए रख देना, फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं, नीड्स को आप सेटिस्फाई करिए, पर जितना जरूरत है वो उतना ही कीजिए। पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाइए, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी थोड़ा सा बचा के रखना है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में, ध्यान दीजिएगा। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992, हाँ ठीक है, ये हुआ कब था सबसे पहले, ये जून 1992 में हुआ था। कहां हुआ था, ये ब्राजील में हुआ था, ब्राजील में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर लगभग 100 देशों के हेड्स जो है यहां पर आके यहां पर बात कर रहे थे। अब यहां पर क्यों आए थे सर, अब बात करने आएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पे ही बात करने आएंगे। अब मीटिंग क्यों होता है, मीटिंग होता है कि ताकि लोग आते हैं और अपनी उस मीटिंग में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ है यहाँ पर इंटरनेशनल अर्थ समिट एक मीटिंग होता है जहां पर 100 देशों के जो हेड होते हैं वो आते हैं, यानी ये ब्राजील की बात चल रही है। द समिट वाज
ठीक है, कन्वेंस टू एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम। तो यहां पर बात किया गया कि जो तत्काल जो समस्याएं हैं ना, ठीक है, तत्काल जो समस्याएं हैं, तत्काल यहाँ पर अर्जेंट प्रॉब्लम्स पे बात किया गया। किस पे बात किया गया? अर्जेंट प्रॉब्लम्स पे बात किया गया कि जो अभी महत्वपूर्ण मुद्दाएं हैं, है ना, उस पे बात किया गया कि उसको थोड़ा सा ठीक करना है, अर्जेंट अर्जेंट प्रॉब्लम्स पे, है ना, हमारे इन्वायरमेंट में। अब उस समय क्या था, अर्जेंट प्रॉब्लम को क्या करना था, प्रोटेक्शन देना था। जैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करना था, ग्लोबल लेवल पे बात करना था, बात समझ रहे हैं। उस समय ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा था उस पर थोड़ा सा बात करना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हो रहा था। तो यानी इसके लिए क्या होना था कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड टू द एडेप्टेशन टू एजेंडा 21, और इसके लिए वो लोग क्या कर रही है, एजेंडा 21 को अपनाएं। अब एजेंडा 21 क्या है, देखिए आप, मैंने क्या बताया कि एक मीटिंग हुआ बेसिकली ब्राजील में, ये मीटिंग होता है ब्राजील में, लगभग 100 देशों के क्या करते हैं, हेड वहां आते हैं और इमीडिएटली जो है वहां पर बात करते हैं कि अर्जेंट प्रॉब्लम क्या क्या था। तो मैंने बताया कि आपको अर्जेंट प्रॉब्लम क्या चल रहा था, अर्जेंट प्रॉब्लम ये सब प्रॉब्लम चल रहा था कि किस तरह से ग्लोबल क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहा है उसको बहुत अच्छे से डेवलप, तो इसके लिए एक नियम लिखा गया था, एक कागज में बहुत ही अच्छे तरीके से एक नियम लिखा गया कि भैया नंबर 1 पे ये नियम होना चाहिए, नंबर 2 पे ये नियम होना चाहिए, 3, 4, 5, इस तरह से 21 रूल एंड रेगुलेशन, मतलब एक तरह से समझ जाए कि 21 नियम कानून थे जिसको फॉलो करना था। यही था बेसिकली 21, एजेंडा 21। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, एजेंडा 21 के बारे में भी थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं कि इन दिस डिक्लेरेशन ऑफ टू द साइन वुड लीडर्स 92 यूनाइटेड नेशन, है ना, यहां पर क्या होने लगा कि देखिए 1992 को क्या होता है, ठीक है, यूएनसीडी यानी यूनाइटेड नेशंस, है ना, कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक बने, बताएं कि अभी आपको कि 21 मुद्दे पे बात करना था, बेसिकली 21 मुद्दे पे बात करना था, अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज एंड टू द एजेंडा, ठीक है, कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, ताकि उस समय जो इन्वायरमेंट का जो डैमेज हो रहा था, है ना, बेसिकली समझ रहे हैं, और पॉवर्टी है, भूखमरी पे बात किया जा रहा था, डिजीज उस समय जो डिजीज पे बात हो रही थी उस पे बात किया जा रहा था, है ना, थ्रू द ग्लोबल कॉपरेशन एंड द कॉमन इंटरेस्ट। तो यानी ये सब चीज पे लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे कि उस समय जो तत्काल मुद्दा था 21 एजेंडा 21 क्या है उस पे बात चल रहा था, ठीक है। और गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टू द एजेंडा 21 दैट द एवरी लोकल गवर्नमेंट, और जितने भी लोकल गवर्नमेंट थे यानी 100 देश आए थे, उनका तो अपना एक अलग था ही, और सारे देश को ये भी बोला गया कि आप अपने अपने देश में भी क्या कीजिए, लोकल एजेंडा 21 लाइए, जिसके तहत क्या कर सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे तरह से अचीव कर सकते हैं देश में। आई होप कि ये चीज भी समझ में आ रहा होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि उस समय जो करंट तौर पे जो उस समय जो इमीडिएट प्रॉब्लम चल रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए जो है रियो डी जेनेरो में एक सबमिट होता है, जो कि ब्राजील का एक शहर है, ठीक है, और यहाँ पर 21, तो वहां पर बात क्या करेंगे हम लोग, पॉवर्टी का, डिजीज का, और एनवायरमेंटल डैमेज जो भी चल रहा था, ग्लोबल कॉपरेशन की बात कर रही थी। तो यहाँ पर उस समय तत्काल यही मुद्दा चल रहा था। आई होप कि ये चीज आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग का, पार्ट वाइज पार्ट हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज करके पढ़ेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।